हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का स्वागत है आशीर्वाद एजुकेशन चैनल पे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि अगले क्लास से हम ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करेंगे, तो इसमें 3 बातों का आप लोग को ध्यान रखने के लिए कहते हैं जो बेसिक ज़रूरत होता है। पहला तो स्क्वायर रूट कंप्लीट होना चाहिए। दूसरा, जो 9th क्लास में आप लोग रेशनलाइजेशन पढ़े थे वो कंप्लीट होना चाहिए। और तीसरा, पाइथागोरस का कमांड होना चाहिए। फिर भी आज हम बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन लिया जाए स्क्वायर से रिलेटेड, अगर हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर, मतलब क्या है कि जो बेस वाला अंक है उसको 2 बार मल्टीप्लाई में लिखते हैं, यानी 2 2 जा 4। इसी तरह से अगर लिखेंगे 3 का स्क्वायर यानी 3 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। फिर 4 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। 5 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 5 25। मतलब जो संख्या बेस में हो, नीचे हो, उसको 2 बार मल्टीप्लाई में करते हैं। स्क्वायर का मतलब यही होता है। इसी तरह से अगर कोई वेरिएबल टर्म्स हो, जैसे x का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे x इंटू एक्स, और वैल्यू क्या आएगा x स्क्वायर आएगा। अगर ये एक टर्म आ गया a का होल स्क्वायर, यानी हम लोग क्या करेंगे a इंटू ए, आंसर कितना आ जाएगा a स्क्वायर। अगर यही टर्म्स रूट में है, जैसे दे दिया √2 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि √2 इंटू √2 करेंगे तो वैल्यू कितना हो जाए 2 2 जा 4, √4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है 2। मतलब कोई संख्या अगर रूट में है और उसका स्क्वायर किया जा रहा है तो डायरेक्ट हम स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे, तो जो संख्या यहाँ बेस में है वही आंसर बच जाएगा। इसे एक और क्वेश्चन लेते हैं, √3 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं √3 इंटू √3, मतलब 3 3 जा 9, √9, इसका स्क्वायर कितना हो जाता है 3। तो डायरेक्ट अगर हमको लिखना हो √3 का स्क्वायर कितना होगा तो हम लिख सकते हैं 3। यानी इस अगर कोई संख्या रूट में है और उसका पावर अगर 2 है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, नीचे वाला संख्या रूट से बाहर आ जाता है। एक और क्वेश्चन ले सकते हैं 2√3 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जो बाहर वाले संख्या है उसको स्क्वायर कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसल तो 3, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। एक और इसमें क्वेश्चन लेते हैं, अगर मान लीजिए कि संख्या है 3√5 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के लिए तो 3 का स्क्वायर तो 3 3 जा 9 इंटू स्क्वायर से रूट कैंसल तो कितना आ जाएगा 545। फिर एक और क्वेश्चन इस पे ले लेते हैं, अगर मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन इस तरह से रहे 5√7 का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इंटू √7 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसल तो सिर्फ 7 बच जाएगा, तो कितना आ जाएगा 175। आशा करते हैं आप लोग बात समझ रहे होंगे, कोई परेशानी यहाँ पे नहीं हो रहा होगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई संख्या हम ले लेते हैं, अगर 2√a का होल स्क्वायर, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और स्क्वायर से रूट कैंसल तो यहां कितना बच जाएगा सिर्फ 1। एक और लेते हैं 3√x का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 3 3 जा 9, और स्क्वायर से रूट कैंसल, यानी वैल्यू कितना हो जाएगा x। यानी अब आपको बात समझ में आ रही होगी कि स्क्वायर का टर्म्स अगर हम लोग को निकालना होगा तो हम किस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को अगर नोट करना हो तो इसे नोट कर सकते हैं। देखिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, अगर यही आपका स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो, आपको ये पता है कि 1 का स्क्वायर होता है तो वैल्यू कितना
1, 2 का स्क्वायर होता है तो वैल्यू 4, 3 का स्क्वायर होता है तो वैल्यू 9, 4 का स्क्वायर होता है तो वैल्यू 16, 5 का स्क्वायर होता है तो वैल्यू 25, 6 का स्क्वायर होता है तो वैल्यू 36, 7 का स्क्वायर होता है तो वैल्यू 49, 8 का स्क्वायर होता है तो 64 और 9 का स्क्वायर होता है तो 81। यानी अगर इसको हम पूछे या बोल सकते हैं ऐसा कि 2 का स्क्वायर 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होगा 2। यानी इसी क्वेश्चन को अगर इस तरह से पलट के लिखा जाए कि अंडर रूट 1 का वैल्यू कितना होगा तो 1, अंडर रूट 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा तो 2, अंडर रूट 9 का वैल्यू 3, अंडर रूट 16 का वैल्यू 4, अंडर रूट 25 का वैल्यू 5, अंडर रूट 36 का वैल्यू 6, अंडर रूट 49 का वैल्यू 7, अंडर रूट 64 का वैल्यू 8 और अंडर रूट 81 का वैल्यू 9। इस तरह से लिख सकते हैं। अगर क्या होगा जब इनसे बड़ा संख्या का किसी का स्क्वायर रूट पूछे, जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं 121 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि दाहिने साइड से 2 अंक का जोड़ा लगा देंगे। ठीक है, हर बार आपको स्टेप ये फॉलो करना है, दाहिने साइड से 2 अंक को देखना है, दोनों को ऊपर जोड़ा लगा देना है, बच गया संख्या इधर 1। ठीक है, अब आपको पहला चीज माइंड में लेके चलना है, जो संख्या हम यहां लिखेंगे वही संख्या हमको यहां भी लिखना है और वैल्यू इसके बराबर या इससे कम आना चाहिए। यहां आपको हेल्प करेगा ये टेबल, यहां कितना है 1, तो यहां 1 आ रहा है कितना बार में जब 1 का स्क्वायर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहां 1 लिखेंगे तो यहां भी हमको 1 लिखना पड़ेगा और 1 1 जा वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब ये कैंसल, जिससे लगाए थे उसको यहां उतार लेते हैं फिर से और इसको ऐड कर देते हैं, वैल्यू कितना हो जाएगा 2। अब देखिए जो संख्या हम जोड़ा लगाए थे ये दोनों हमेशा एक साथ उतरता है, तो यहां उतर गया कितना 21। अब फिर से बात आता है कि जो संख्या हम यहां लिखेंगे वही संख्या हमको यहां भी लिखना है और आंसर इसके बराबर नहीं तो इससे छोटा आना चाहिए। अब यहाँ पे यूनिट अंक कितना है, इकाई अंक कितना है 1 है। ठीक है, तो इकाई अंक जब 1 है तो यहां फिर से मिलाते हैं। इकाई अंक 1 कब आया है, या तो यहां पे आया है नहीं तो यहां पे आया है। तो सबसे पहले हम 1 को पुट करके अगर चेक करते हैं यहाँ पे तो 1 पुट किए तो यहां भी हमको 1 ही लिखना पड़ेगा। 21 1 जा 21, वैल्यू खत्म, जितना 1 से लगाए थे यहां उतार के जोड़ देते हैं, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 11। अगर कुछ क्वेश्चन और आते हैं, अगर कुछ बड़ा क्वेश्चन दिया है, जैसे दिया है 256 और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है कि इसका स्क्वायर रूट कितना होगा। प्रोसेस सेम है, इधर से 2 अंक का हम लोग जोड़ा लगा लेते हैं। ठीक है, यहां अब देखते हैं कि वैल्यू 2 है, तो क्या 2 यहां पे आया है किसी में, नहीं। 1 के बाद सीधे क्या आया है 4, तो हमको यहां पे क्या है ऐसा संख्या चाहिए जो 2 के बराबर हो या 2 से छोटा हो। तो 2 से छोटा कौन है 1 है, तो जाहिर तौर से बात है हम 1 से ही लगा सकते हैं। तो यहां 1 से लगाते हैं तो 1 बार में, तो 1, 2 में से 1 गया 1 और 1 को उतार के यहां पे जोड़ देते हैं। ठीक है, अब जो भी जोड़ा संख्या बचा है इसको हम लोग नोट कर लेते हैं 156। अब यहां जो संख्या हम यहां लिखेंगे वही संख्या हमको यहां भी लिखना है, वैल्यू इतना आना चाहिए या इससे कम आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला चीज माइंड में ये रखेंगे कि यूनिट अंक इसका कितना है 6 है, तो यहां पे आते हैं यूनिट अंक 6 ढूंढते हैं। एक यहां यूनिट अंक 6 आया है और एक यहां यूनिट अंक 6 आया है, यानी या तो यहां 4 रखना पड़ेगा या तो यहां 6 रखना पड़ेगा। बारी बारी से हम चेक कर लेते हैं, अगर 4 लिखेंगे इसके बगल में तो 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर आता है 96 जो कि इसके बराबर नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम में यहां 6 लिखते हैं तो 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आंसर आ जाता है 156, यानी यहां 6 लिखेंगे यहां भी 6 लिखेंगे 156, वैल्यू कैंसल। अब हमारा ये आंसर आ गया 16। बात समझ में आ रही होगी। एक और क्वेश्चन लिखते हैं इस पे, एक क्वेश्चन लिए 1296। ठीक है, प्रोसेस सेम,
दाहिने साइड से 2 अंक का जोड़ा लगा देते हैं, फिर बच गया 2 अंक, तो 2 अंक का जोड़ा लगा दिया। अब वो संख्या में यहां भी लिखना है और यहां भी लिखना है, जिसको मल्टीप्लाई करने पर या तो 12 है या 12 से छोटा है। ठीक है, तो इधर हम लोग आते हैं, 12 तो नहीं आया, लेकिन 12 से छोटा कौन सा आया? 9। ठीक है, तो 9 कब आया? जब हम 3 में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहां भी 3 और यहां भी 3, तो 3 3 जा 9, यहां 3 से लगा दिया, 3 3 ऐड कर दिए तो 6। अब जो भी 2 अंक बचा था जोड़ा में, उसको यहां पे नोट कर लेते हैं। फिर बात वही आया, जो संख्या हम यहां लिखेंगे वही संख्या हमको यहां भी लिखना है। आंसर इसके बराबर या तो इससे कम आ सकता है, लेकिन यूनिट अंक कितना है? 6 है। ठीक है, तो फिर से हम देखते हैं, यूनिट अंक 6 यही 2 केस में आया है, या तो 4 का स्क्वायर या तो 6 का स्क्वायर। तो या तो हम 4 रख के चेक करेंगे या तो हम 6 रख के चेक करेंगे। अगर हम 4 रख के चेक करते तो आता 256, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर नहीं है। तो हम 6 रख के भी चेक कर सकते हैं। अगर 66 में गुणा किए 6 से तो आ गया 396, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। तो 6 लिखेंगे, तो 6 से तो 396 आंसर आ गया 36। अब बात आप लोग समझ गए होंगे कि स्क्वायर रूट अगर फाइंड करना है तो हमें किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। आप अपने मन से भी बहुत सारे संख्या का स्क्वायर रूट बहुत सारे संख्या का स्क्वायर पहले लिख लीजिए, फिर इस मेथड से आप स्क्वायर रूट फाइंड करने का प्रोसेस भी सीख सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको एग्जामिनेशन में फास्ट होना होगा, तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप 1 to 50 तक का स्क्वायर याद रख लें, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा एग्जाम में। देखिए स्टूडेंट्स, अब बात स्टार्टिंग करते हैं अपने चैप्टर की। ट्रिगोनोमेट्री 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोनो और मेट्री। ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है भुजा या कोण, और मेट्री होता है माप। यानी ये मैथमेटिक्स का वह ब्रांच है जिसमें हम किसी ट्रायंगल के तीनों भुजा या तीनों कोण का माप निकालते हैं। ठीक है, अब बात आता है सबसे पहले कि त्रिकोणमिति जो है, ट्रिगोनोमेट्री जो है, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में फॉलो करता है, यानी हमेशा समकोण त्रिभुज में फॉलो करता है। समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आप लोग जान रहे हैं पहले से कि वैसा ट्रायंगल जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा, उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, यानी जहां 2 सीधा रेखा आपस में मिला वहां एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। अगर उस तरह का ट्रायंगल कोई भी है यानी वो राइट एंगल ट्रायंगल है, और ट्रिगोनोमेट्री जितना भी फॉलो करेगा वो इसी मेथड पे फॉलो करेगा, इसी ट्रायंगल पे फॉलो करेगा। ठीक है, अब कुछ बात इस पे डिस्कस करते हैं। जैसे 90 डिग्री है, हमेशा याद रखिएगा कि जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसके ठीक अपोजिट वाले साइड को हम लोग हाइपोटेनस करते हैं। हाइपोटेनस करते हैं। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल एक साइड जो बच गया उसको परपेंडिकुलर, और जो नीचे वाला साइड बच गया है उसको बेस मान लेते हैं। ठीक है, यही 3 चीज राइट एंगल ट्रायंगल में होता है हमेशा। हाइपोटेनस याद रखिएगा कि जहां 90 डिग्री का एंगल बन रहा है उसके ठीक सामने वाला साइड या जो स्लैंट साइड इस तरह से दिख रहा है उसे हम लोग हाइपोटेनस कहेंगे। बच गया एक साइड, वो परपेंडिकुलर होगा, और एक साइड बच गया वो बेस होगा। अब देखिए, अब बात आता है पाइथागोरस का। ठीक है, पाइथागोरस क्या कहता था? परपेंडिकुलर को हम लोग डिनोट कर ले रहे हैं पहले P से, हाइपोटेनस को डिनोट कर ले रहे हैं H से, और बेस को डिनोट कर ले रहे हैं B से। पाइथागोरस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। यानी H² इज इक्वल टू P² प्लस
बी स्क्वायर होता है। हमेशा माइंड में रखिएगा, हाइपोटेनस को हम लोग एच से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं। पहला जो पाइथागोरस फॉर्मूला है वो कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। अगर हम इसको कुछ नाम देते हैं, जैसे नाम दे दिए ए, बी और सी, ठीक है, ए, बी और सी, तो यहां देखिए ए बी क्या है, हाइपोटेनस है, तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, ए सी है, यानी ए सी स्क्वायर और प्लस बेस कौन है, बी सी स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। अब सेकेंड इसका फॉर्मूला क्या था, सेकेंड फॉर्मूला कहता है कि परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर, यानी बेस का स्क्वायर इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में। यानी अगर किसी ट्रेंगल में, राइट एंगल ट्रेंगल में आपको परपेंडिकुलर का वैल्यू निकालना हो तो आप क्या कर सकते हैं, तो हाइपोटेनस के स्क्वायर में से बेस के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, घटा सकते हैं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसका नाम हम देखने जाए तो परपेंडिकुलर को हम लोग किससे डिनोट कर रहे थे, एसी से, तो लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कौन था, ए बी, तो ए बी स्क्वायर माइनस बेस था बी सी स्क्वायर, ठीक है, ये सेकेंड फॉर्मूला था। और थर्ड और लास्ट फॉर्मूला इसका आता है, अगर आपको बेस निकालना हो, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में आपको बेस फाइंड करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं आप इस तरह से, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। यानी जब बेस फाइंड करना हो तो बेस का स्क्वायर जो होता है वो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। अब इसका नाम अगर हम देना चाहें तो बेस था BC, तो लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस था AB स्क्वायर और माइनस परपेंडिकुलर था AC स्क्वायर। यही हमारा मेन तीन फॉर्मूला हमेशा माइंड में रखना है, क्योंकि ये बेसिक चीज है जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब ये तीन चीज आप लोग समझ गए, ठीक है, माइंड में ये तीन चीज समझ लें, इस फॉर्मूला को दिमाग में बैठा लेना है कि कौन सा फॉर्मूला हमें कब फाइंड करना है। कुछ एग्जांपल हम इस पे लेते हैं। अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन हमारे सामने इस तरह से है, ए बी और सी, और यहां 90 डिग्री बनना है, ठीक है, इसका वैल्यू दे दिया है 12 और इसका वैल्यू दे दिया है 5, ठीक है। फाइंड करना है कि AC का वैल्यू क्या होगा, AC का वैल्यू क्या होगा। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि AC है क्या। तो हम आपको पहले बताएं कि जहां 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके ठीक सामने वाला साइड हाइपोटेनस होता है, ठीक है, यानी AC क्या है, हाइपोटेनस है। तो आपको पता है फॉर्मूला कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस AC था तो AC का स्क्वायर लिख लेते हैं, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर अगर AB को मानते हैं तो AB स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो बेस BC है तो BC का स्क्वायर, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पे बात आते हैं कि AC का स्क्वायर है, फाइंड करना है, तो AB का वैल्यू दिया है, AB का वैल्यू कितना दिया था 12, तो यहां पे पुट कर देंगे 12 और 12 का स्क्वायर प्लस BC, तो BC का वैल्यू कितना दिया है 5, तो यहां पुट कर देंगे 5 का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू अब 12 का स्क्वायर। थोड़ा देर पहले आपको बताएं कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि बेस वाले अंक को दो बार गुना में लिखना, यानी 12 का स्क्वायर है तो 12 इंटू 12, और जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू आ जाता है 144 प्लस 5 का स्क्वायर, यानी 5 इंटू 5 करते हैं तो वैल्यू कितना आ जाएगा 25। अब AC इज इक्वल टू, इधर स्क्वायर रहेगा तो इधर आके अंडर रूट हो जाता है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 169, और 169 का स्क्वायर रूट जो होता है वो हो जाता है 13, यानी AC का वैल्यू कितना होगा 13 होगा। बात समझ में आ रही है, आप नोट कर सकते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट्स, अब एक दूसरा क्वेश्चन आया
कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है और 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो हाइपोटेनस होता है उसका वैल्यू दे दिया है 26 और बच गया इसका बेस जिसका वैल्यू दे दिया है 10। आपको फाइंड करना है कि AB का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है कि हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, इसको बेस मान सकते हैं, तो ये बच गया परपेंडिकुलर। आपको पता था, अभी फॉर्मूला हम लोग लिखवाए थे, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर है AB, तो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस AC का स्क्वायर और माइनस बेस BC का स्क्वायर। यानी हम लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का वैल्यू कितना था 26, यहाँ 26 लिख लेते हैं, 26 का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर, तो BC का वैल्यू है 10, तो 10 का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर, यानी 26 इंटू 26 गुना कर लेते हैं तो आंसर आता है 676। तो यहाँ लिख सकते हैं 676 माइनस 10 का स्क्वायर, यानी अगर 10 इंटू 10 करते हैं तो वैल्यू कितना जाता है 100, तो यहाँ पे वैल्यू आ गया 100। तो AB इज इक्वल टू अंडर रूट, जब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो वैल्यू आ गया 576, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा 24। नोट कीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन आया जहां एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ठीक है, इसके ठीक अपोजिट साइड यानी हाइपोटेनस का वैल्यू दे दिया है 25 और इसको मान लेते कि परपेंडिकुलर है 12। अब आपको फाइंड करना है इसका बेस का वैल्यू क्या होगा। तो थर्ड जो फॉर्मूला बताए थे, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, यानी इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो बेस कौन है BC, तो लिख सकते हैं BC का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस कौन सा है AC है, तो AC का स्क्वायर माइनस इसका परपेंडिकुलर AB है, तो AB का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का वैल्यू 25 था, तो 25 का स्क्वायर और माइनस AB का वैल्यू था 12, तो 12 का स्क्वायर, यानी BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर, यानी 25 इंटू 25 करेंगे तो वैल्यू आ जाता है 625। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 625 माइनस 12 का स्क्वायर, यानी 12 इंटू 12 करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 144। तो यहाँ लिख सकते हैं 144। तो BC का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब यहाँ से घटाते हैं इसका वैल्यू को, सॉरी स्टूडेंट थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, यहाँ परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो 20 मान लेते हैं, तो 20 का स्क्वायर यानी 20 इंटू 20 करते हैं तो वैल्यू आ जाएगा 400। तो यहाँ पे वैल्यू रखें 400 और जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 225, यानी BC इज इक्वल टू स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट 225, जिसका वैल्यू कितना आ जाएगा 15। यानी आप तीनों मेथड को देख चुके कि जब आपको हाइपोटेनस निकालना होगा तो क्या करना होगा, जब आपको बेस निकालना होगा तब क्या करना है, जब आपको परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करना है। तो कोशिश करना है आपको कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस इस पे कर ले, क्योंकि यही बेस है, यही पूरा आधार है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर ये कंप्लीट है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बनाने में आपको आसानी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है। अगर आपको इस तरह का फिगर दिया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जिसमें एंगल B 90 डिग्री है, इसके सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होगा, ये आपको पता है। तो हाइपोटेनस का वैल्यू निकालना है, जहां परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 है और बेस का वैल्यू A दिया है। तो सबसे पहले हमको पता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनस AC था तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर AB था तो AB का स्क्वायर और प्लस बेस BC था तो BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का वैल्यू दे दिया 3A
का होल स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू A का होल स्क्वायर यानी AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, A का होल स्क्वायर तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर तो AC इज इक्वल टू स्क्वायर है इधर आके अंडर रूट और 9A स्क्वायर और A स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10A स्क्वायर। चूंकि 10 का स्क्वायर रूट निकालना पॉसिबल नहीं है इसलिए 10 क्या रहेगा रूट में ही रह जाता है और A के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10A। नोट कीजिए। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जो इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको बनने वाले हैं। ठीक है, तो जितना भी क्वेश्चन आज बताया गया है उसके अकॉर्डिंग ये सभी क्वेश्चन का अच्छा से आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आएगा नेक्स्ट डे का क्लास होगा उसमें इस मेथड का इस्तेमाल इस प्रोसेस का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है। अगर आपको ये सब चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो फिर आगे वाले क्लास में आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छा से और इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास कुछ और क्वेश्चन अवेलेबल है तो उनसे भी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि जब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना नेक्स्ट क्लास में आए तो उसमें आपको इतने चीज़ों में कहीं भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली कुछ ना कुछ कंटेंट्स नया आएगा। आज 10th क्लास का आ रहा है, धीरे धीरे सभी क्लास का आएगा। आपको जनरल कंपटीशन का भी इसमें जल्दी ही आने वाला है। 9th क्लास 12th क्लास सभी चीज़ के मैथ साइंस ये सब अवेलेबल हो जाएंगे इस चैनल पे। तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ जुड़ के इस पढ़ाई को एंजॉय कर सकें। ठीक है, थैंक यू।